सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज भी हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और नए नज़रिए के साथ में करने वाले हैं। कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। लेकिन आप लोगों से मैं बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करो और आप में से नए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आगे बढ़ते हैं एक नए नज़रिए के साथ में, नए अटेम्प्ट के साथ में। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना और कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द प्रीव्यू। तो ये क्वेश्चन जैसे अटेम्प्ट लेना हो, या तो हम स्किप कर सकते हैं कि हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन चलो आपने जिद की कि मुझे अटेम्प्ट लेना आप, ठीक है। और ये अभ्यास आप यहीं कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको लगता है कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इतनी आसानी से सोल्व करवा रहा हूँ, आपका भी वहां जाके हो जाएगा। बिल्कुल नहीं हो जाएगा। कहीं न कहीं आपका पढ़ा होना चाहिए, लेकिन पढ़ने के बाद में हम गलतियां ना करें, ऐसा मैं सिखाना चाहता हूँ। थोड़ा-सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन की करने का जो एक नज़रिया होता है, या क्वेश्चन के पीछे की जो भावना थी, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हैं, आपकी गलतियों को कम कराना चाहता हूँ। तो आप कभी भी इसको कोई जादू मत समझना, कभी भी ऐसा मत समझना कि मैं आपको कोई चीट कोड दे रहा हूँ या ट्रिक्स बता रहा हूँ। ऐसा मेरा कभी भी नहीं होगा। अदरवाइज़ तो फिर ये होगा कि हम पढ़ेंगे नहीं, जाके ऐसे कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। बाद में मुझे गालियाँ निकालोगे कि आपने तो ऐसा बताया था और हमारा प्री नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है। जैसे मेरा 4 बार प्री हुआ है, तो आज भी जैसे मैं दोबारा प्री में बैठूँगा इस साल, तो मुझे उतनी ही मेहनत करनी पड़ रही है जितना पहले मैंने की थी, और बिल्कुल भी ये नहीं कह सकता कि मैं तो बिना पढ़े अभी प्री निकाल लूँगा। ऐसा कभी नहीं होता, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते हैं कि सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित है? 4 अटेम्प्ट 4 यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं कि एकीकृत ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत हो सकता है, या अग्रणी बैंक, लीड बैंक हो सकता है इसमें, ठीक है, या मनरेगा या राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन हो सकता है। तो कोई हिंट नहीं लग रहा, कोई तर्क हमारे सामने काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन आज जब मैं कर रहा था, तो मैंने सोचा यार इसको अटेम्प्ट लेते हैं, एक बार अटेम्प्ट तो लेते हैं। तो मुझे एक आइडिया लगा कि यहाँ पे बैंक दिया गया है, बैंक। तो बैंक किस सेक्टर का है? सर्विस सेक्टर का है। ठीक है, सर्विस सेक्टर का इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। बाकी कौन सा इसमें से सर्विस सेक्टर का आपको लग रहा है? यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट का लग रहा है, यहाँ पे ये एक स्कीम है, या फिर यहाँ पे नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन की बात कर रहा है। केवल एक इन चारों में से लग रही है कि सर्विस कौन-सा है इसमें से। तो लीड बैंक एक स्कीम, एक सर्विस है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो बैंक को आइडिया लेके मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने की कोशिश की, और ये इसका आंसर फिर सही निकल के आया। तो ये मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा था। इसमें कोई जादू नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि कभी-कभी कॉमन सेंस यूपीएससी चेक करना चाहता है आपको, थोड़ा-सा आपको हिंट देना चाहता है। क्योंकि यूपीएससी को ये पता है कि सब चीज़ें आपको नहीं पता है, ठीक है? कि ये स्कीम कब इम्प्लीमेंट हुई थी, क ये किसी को नहीं पता है, कब पता नहीं कब हुई थी। तो इससे थोड़ा-सा आइडिया लगता है और आंसर निकल के आता है इसका बी आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। 61 में देखो, ठीक है, बी आंसर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको यूपीएससी फ्री क्लासेस के बारे में बताना चाहूँगा। प्रेप लैडर ऐप पर आप इनके जितने भी पेड कोर्स हैं, आप 7 दिनों के लिए बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है, पहले ये क्लासें केवल इंग्लिश में थी, लेकिन हाल ही में इंग्लिश में भी लॉन्च की गई है। यानी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी इन क्लास का लाभ ले सकते हैं। आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना है धर्म, और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि फ्री में भी बहुत सारी इनिशिएटिव है, जैसे एनसीईआरटी समरीज, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट आदि भी आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। तो जल्दी कीजिए, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 62, इसमें भी लॉजिक है, देखना मजा आएगा पढ़ के। कि यहाँ पे आप देखना, भारत में गौण खनिज के प्रबंधन, ठीक है, गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद द रेफरेंस ऑफ द टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल। ये आपको ध्यान रखना है कि ये माइनर मिनरल्स की बात करें इन इंडिया में, और इस पे हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट पे बात करनी है। क्वेश्चन में पूछा गया इसमें सही कथन कौन से हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, ये ध्यान रखना है। तो स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हैं। तो इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है। तो हमें इसका अभी आइडिया नहीं है कि गौण खनिज है, यानी जो सैंड है, ये मिनरल माइनर मिनरल है या नहीं, कोई आइडिया नहीं है। आगे कह रहा है कि गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। ये दोनों स्टेटमेंट में कोई हवा नहीं लग रही, कोई आइडिया नहीं लग रहा। लेकिन एक बार आप ये देखो स्टेटमेंट में, इनमें जाना एक बार, ऑप्शन में जाना, 3 3, यहाँ पे 3 कहाँ पे कॉमन है, इसका मतलब तीसरा वाला एकदम राइट है। ये हमें हिंट दे रहा है। अब अगले जो ऑप्शन है इसको एलिमिनेट करेंगे इसके साथ में। कैसे? ये कह रहा है कि गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास में है। तो एक चीज हमें हिंट कह दे रहा है, नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकारों के पास। और दूसरे वाले स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पे दे रखा है ना कि नियम बनाने के बारे में केंद्र सरकार के पास है। तो ये थोड़ा सा हमें ये लग रहा है कि
ये तीसरा वाला स्टेटमेंट ऑलरेडी हमारे पास सही है, तो हम इसको फिर गलत निकाल सकते हैं कि यार ये गलत हो सकता है। फिर क्यों हो सकता है कि कहीं न कहीं खनिज से संबंधित मामला राज्य सरकारों के हाथ में नियम बनाने का ऐसा, तो यहाँ पे इसमें केंद्र सरकार की बात करा तो ये कट कट गया। तो जहाँ-जहाँ 2 है उसको निकाल देंगे, ठीक है? आप इसमें से देखना जहाँ-जहाँ 2 स्टेटमेंट है उसको निकाल देंगे। तो अब ऑप्शन कौन-सा बच रहा है हमारे सामने? एक बार आप देखना। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम केवल 3 करेंगे या ए करेंगे, ठीक है? मतलब ऐसे ऑप्शन आपके पास बचा है। याद रखना इस बात को, यूपीएससी की प्री एग्जाम में आप 50-50 वाला जब रूल आता है ना, जहाँ पे 50% आपका सही हो रहा है, यानी 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, अटेम्प्ट लेना है, तभी उस रेंज में जाओगे कट ऑफ वाली रेंज में, और ये तो आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है, तो हम थोड़ा-सा आइडिया लगाएँ, थोड़ा-सा कॉमन सेंस लगाएँ, तो हमें करना ही पड़ेगा, इसको अटेम्प्ट लेना ही पड़ेगा कि हाँ, ये सही लग रहा है। इसको कोई हाँ, अच्छा इसमें कॉमन सेंस ये लगता है कि इसको नकारने का हमारे पास कोई अच्छा तर्क नहीं है, हमारे पास कोई और सोचने की इसमें विचार ही नहीं कि इसको हम निकाल दें। तो यदि मैं इसको चूज़ करता, तो ए ही चूज़ करता, ठीक है? तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं 62 में। ठीक है, 62 में ये आंसर है। ठीक है। बाकी इसमें और आपके पास कोई तर्क हो तो आप भी कमेंट करके बताया करो, पार्टिसिपेट करो थोड़ा-सा ना, कि आपके पास कोई नया आइडिया हो, तो कमेंट करके बताओ ताकि सभी एस्पिरेंट को इसका लाभ मिले। क्योंकि मतलब ये बात है ना, कितने बच्चे, जैसे इस वीडियो को 10,000 बच्चे देख रहे हैं, तो 10,000 बच्चों के पास अलग-अलग यूनिक आइडिया है। तो आप जब कमेंट करके बताओगे तो बच्चे कमेंट पढ़ते हैं, मैं भी कमेंट पढ़ता हूँ, तो मुझे भी इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। मुझे भी एक नया नज़रिया सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन देखना यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी मतलब कॉमन सेंस वाला है, ऐसा इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यदि आपने इकोनॉमी थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा हो तो आराम से इसको कर लोगे, और इसमें मैं धीरे-धीरे वो ऐसे क्वेश्चन भी शामिल करूँगा कि जो हमें ऐसे क्वेश्चन जिसमें लॉजिक के अलावा थोड़ा नॉलेज भी चाहिए, वो क्वेश्चन भी धीरे-धीरे शामिल करूँगा ताकि आपका थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, तो आप कर लोगे। जैसे इसमें पूछा गया है कि आप यहाँ पे देखना, निम्न कथनों पे विचार कीजिए। भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्वों के ऋणी होने के द्वारा है। ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ, इसमें हिन इंग्लिश ज़रूर देखना कि इंडिया का जो मोस्ट ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट है ना, ये किसके कारण है कि सरकार मतलब ले रही है इसमें से, ठीक है? तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो, आगे बढ़ते हैं। भारत का सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर के मूल्य वर्ग में है, कि जो भी हमने बाहर से ऋण लिया है वो क्या है, यूएस डॉलर के रूप में लिया है। तो आप इकोनॉमी का थोड़ा बहुत भी समझते हो, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता आप ये कह रहे सारा ऋण हमने डॉलर में लिया है, तो ये मुश्किल है, क्योंकि आपने जैसे आईएमएफ का एसडीआर भी पढ़ा होगा, या आजकल जैसे भारत और रूस का मामला चल रहा है, तो भारत रूबल और रुपए के अंदर भी ऐसा करने जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये बात तो सही है, ये एक्सट्रीम सिचुएशन का मामला है, इसको तो बिल्कुल निकाल देंगे। लॉजिक भी नहीं कहता, कॉमन सेंस पे आपका नहीं कहता, क्योंकि बहुत सारी और भी तो मुद्रा है ना, एसडीआर आपने सुना होगा, एक आईएमएफ की मुद्रा है, जिसमें कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी मतलब मुद्रा उसमें शामिल है, जापान की भी है, चीन की भी मुद्रा उसमें शामिल है, तो इसके अंदर भी कारोबार चलता रहता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पहले वाले की बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ इंडिया एक्सटर्नल डेब्ट, इसमें ये भी एक एक्सट्रीम सिचुएशन वाला है कि भारत का अधिकांश क्या है, जो ऋण है वो सरकारी एंटिटीज़ के द्वारा है। तो फिर हम एक चीज़ सोचते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी तो है, बहुत सारे ऐसे मतलब आप जानते हो प्राइवेट जो इकाइयाँ हैं, वो भी बाहर से लोन लेती है, या जो एनआरआई की जमा है, वो भी एक तरह से हमारे पर ऋण होता है। बहुत सारे इसमें एक्सटर्नल डेब्ट के साधन हो सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या करेगा, गलत होगा। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या चुनोगे आप? 63 में डी। एक बार चेक कर लेते हैं, 63 में डी ठीक है। आगे आप देखना, इकोनॉमिक्स वाले आज मैंने क्वेश्चन लिए हैं जानबूझ के, क्योंकि बहुत सारे कमेंट इन्हीं को लेकर थे सर कि इकोनॉमी के क्वेश्चन सॉल्व करवाओ। तो भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? क्वेश्चन देखते ही पहले क्या करोगे, नोट को अंडरलाइन कर लेना इसको, ठीक है? नोट, इसमें कौन-सा शामिल नहीं है, ये देखना है किसका, जो कमर्शियल बैंक है उसके एसेट के रूप में शामिल नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है, साधारण है, इसको लेकिन एलिमिनेट टेक्निक लगानी है, ऐसे आप गलत कर दोगे। जैसे एक बात करते हैं हम, इसमें जाते हैं कि जैसे एडवांस की बात कर रहे हैं, कि जैसे ये बैंक है, बैंक के साथ उपभोक्ता जुड़े रहते हैं, उनके ग्राहक जुड़े रहते हैं, ठीक है? जैसे आपने ये देखा होगा, चालू खाता देखा होगा आपने बैंक के अंदर, कि जैसे आपका चालू खाता बैंक में, तो आप क्या कर सकते हो, बैंक से क्या ले सकते हो, जब आपके खाते में पैसे नहीं हो तो बैंक से आप एडवांस भी ले सकते हो, ठीक है? तो ये एडवांस मनी किसकी है, आपकी या बैंक की है? तो बैंक की है, तो ये इसको बैंक की एसेट कहेंगे हम। और भी एग्जांपल आ सकते हैं एडवांस में, और भी मैं ऐसे समझ रहा हूँ, मेरी मेरी ओपिनियन में ऐसा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, जैसे जमा, जैसे ये बैंक है, इसमें आप अपना धन जमा कराते हो, तो बैंक के अंदर जो जमा धन है, वास्तव में वो बैंक का है या आम आदमी का है? किसका है? हमारा है, ठीक है? ऐसा समझना चाहिए, हमारा है, ठीक है? तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा कि इसमें
कौन सा बैंक की परिसंपत्ति नहीं है, तो जमा तो आम लोगों की है, ठीक है। तो ये एक बार इसको कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार निवेश, इन्वेस्टमेंट, यदि बैंक ने कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी परिसंपत्ति का इनका जनरेशन होता है वहाँ से। इसके अलावा मांग व अल्प सूचना मुद्रा, कभी-कभी बैंक कम समय के लिए भी उधार देता है, तो वो भी क्या होता है, बैंक की मनी कह सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, जमा निकल के आ रहा है। ये एक सामान्य बिल्कुल है कि आपने सामान्य इकोनॉमी को समझ रहा हो, थोड़ा बहुत भी बैंकिंग आप समझते हो तो आराम से इसको कर सकते हो। तो 64 में एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। बी आंसर होगा इसका, 64 बी में। तो बढ़ते हैं आगे 65 में। भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन कारकों का योगदान है? देखो बहुत आसान है, हमें क्या करना है, मुद्रा संकट का जोखिम कम करना है, ठीक है। आप समझ रहे हो, सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है। इसके इंग्लिश में क्या लिखा है, एक तरह से रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस, मतलब ये करना है। जैसे अभी क्या हो रहा है, श्रीलंका में ये चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, तो वहाँ पे क्या साधन अपनाएंगे, तो ये सामान्य वाला। जैसे आप एक बात करते हैं स्टेटमेंट पे कि भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा का अर्जन, द फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ आईटी सेक्टर। अब देखो सीधी सी बात है, यदि डॉलर इंडिया में आता है तो फायदा ही होता है हमें, एक तरह से हमारी मुद्रा भी मजबूत बनती है, इकोनॉमी भी मजबूत बनती है, तो ये उसमें योगदान देगा, किसमें, मुद्रा संकट को कम करने में योगदान देगा। तो स्टेटमेंट काट ही नहीं सकते, बिल्कुल सही लग रहा है। सरकारी व्यय के बढ़ने पर, अब सरकारी व्यय बढ़ेगा तो कई सारी समस्या संकट आएगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, क्रय शक्ति में गिरावट आएगी, तो फिर वही है, आप समझ रहे हो बात को ना, कि सरकारी व्यय के बढ़ने से मुद्रा संकट कम हो गया या ज़्यादा, तो संकट तो बढ़ेगा, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तीसरे में चलते हैं कि बाहर से जो पैसा आता है, आपने देखा होगा ये रेमिटेंस के रूप में, डॉलर के रूप में बाहर से पैसा आता है, तो ये तो हमारे देश की इकोनॉमी कितना बड़ा योगदान देता है, ये भी मुद्रा संकट को कम करेगा, तो ये क्या होगा, ये भी सही स्टेटमेंट होगा। जैसे अभी हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो यूट्यूब से कुछ डॉलर बाहर से आता है, तो ये इसमें आता है, रेमिटेंस के रूप में आता है, तो देश की जीडीपी में योगदान होता है। तो उसके हिसाब से प्रैक्टिकल अनुभव से भी कर सकते हैं ऐसा। तो हमने केवल 2 निकाला है, तो 2 निकाल दो, और 1 और 3 बिल्कुल सही है। देखो कितना सामान्य, इकोनॉमी को जटिल नहीं, आप इसको जटिल बनाओ मत। आपने ये देखा होगा कि यार हम कितने भारी भरकम नोट्स पढ़ते हैं, कितनी किताबें पढ़ते हैं, उनकी नीड ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे यदि आप नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ते हो, थोड़ा इकोनॉमी के मुनाल सर की वीडियो देख लिए, तो आपका इकोनॉमी के लगभग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ले सकते हो, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर 65 में, ठीक है। बी आंसर है यहाँ पे। बहुत अच्छे से था ये क्वेश्चन, आगे भी और लेते हैं, खूब क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे। पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा, देखो यहाँ पे देखना, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, इसलिए मैं बार बार अपने दोस्तों को बोलता हूँ या आपको बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, इतना रिपीटेशन उनके आसपास से, उनके ऑप्शन से, उनके एक्सप्लेनेशन से ये फायदा मिलता है। तो पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में क्या जारी किया जाता है? बहुत आसान है, जैसे आपने ये देखा होगा कि भारतीय शेयर बाजार है, इसको कंट्रोल कौन करता है, सेबी करता है, ठीक है। अब कोई विदेशी निवेशक है, जैसे यहाँ से कोई विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में निवेश करेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने ये देखा होगा ना, एफआईआई, ये मतलब क्वालिफाइड जो फॉरेन इंस्टीट्यूट संस्थागत निवेशक होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, भारतीय बाजार में निवेश करेंगे तो सेबी के पास पंजीकृत होंगे। लेकिन आप में से कुछ ऐसे लोग हैं कि यार कौन इतने झंझट में पड़ेगा, कौन पंजीकृत कराएगा, मैं तो डायरेक्ट निवेश करता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो क्या करते हैं, ये सेबी के पास नहीं आएंगे, वो क्या करेंगे, एफआईआई के पास से ही ले लेंगे, यार कि थोड़ा बहुत तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। तो इनमें से आप एक सोचो, देखो कितना आसान है कि इनमें से कौन सा वो होगा कि यार ये कह रहा है डायरेक्ट तो नहीं आना चाहता, लेकिन ये इससे कुछ खरीदना चाहता है, तो जमा प्रमाण पत्र ऐसा कुछ नहीं है, वाणिज्यिक पत्र ऐसा, ये कॉमर्शियल पेपर, ये देखना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसमें देखना इसका आंसर इन्हीं में छुपा है। फिर कह रहा है कॉमर्शियल पेपर, तो कॉमर्शियल पेपर जैसा ऐसा कुछ है नहीं, मतलब प्रोमिसरी नोट्स, इन दोनों में से आपको लगेगा 50-50 जो डाउट आएगा इसमें आएगा, इसका मतलब 2 तो आप एलिमिनेट आराम से कर सकते हो। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने वाला है, चाहे आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, क्योंकि 50-50 जहाँ पे आप कर सकते हो ना, जैसे आपने 2 निकाल दिए तो 2 में से 1 चुनना है। एक कह रहा है वचन पत्र, तो वचन पत्र का क्या मतलब है, वचन में वचन देता हूँ कि मैं शेयर बाजार में निवेश करूंगा, इसके बदले ये करूंगा, वचन ऐसा कुछ लग नहीं रहा। अगला क्या कह रहा है, सहभागिता पत्र, तो ये देखना सहभागी, भारतीय शेयर बाजार में वो सहभागी बनना चाहता है, लेकिन सीधे नहीं, इनडायरेक्ट रूप में, तो ये वो क्या करेगा, पार्टिसिपेटरी नोट खरीद लेगा। थोड़ा सा ऐसे हिंट होता है इसमें, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि क्वेश्चन के आंसर के अंदर कई बार छुपा होता है, उसको देखने का एक नजरिया आपका होना चाहिए। तो इसका आंसर बिल्कुल आसान है, ये वैसे भी आसान है, ये तो मैं आपको लॉजिक ऐसे वे में बता रहा हूँ, बाकी ये तो मुझे लगता है आप में से लगभग देखते ही टिक लगाते होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था, लॉलीपॉप वाला कह सकते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन गलत करके आओगे तो प्री कभी नहीं निकलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर में कम से कम 3 बार प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, चेक क्या करेंगे इसका, तो
कॉन्फिडेंस होना चाहिए इसमें। 67 में डी। आगे बढ़ते हैं। ये देखना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको एलिमिनेट करके आगे बढ़ोगे। तो ये कह रहा है कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी ईटीसी। इनमें से आपको छांट के निकालना है कि इनमें से कौन सा सही है। कि भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्न से कौन करते हैं। यहाँ पे रेगुलेटर कौन है, मतलब स्वतंत्र नियामक कौन है एक तरह से, ठीक है, आसान है। तो आप जैसे ये ऑप्शन देखोगे तो सबसे पहले नजर मेरी इस पे पड़ी, नीति आयोग पे, तो मैंने इसको काट दिया। भाई नीति आयोग तो आप जानते हो, ये तो एक थिंक टैंक है जो एडवाइजरी का काम करता है, ठीक है, ये निकाल दिया। तो जहां जहां 5 है वहां से निकाल दो। मैं ऐसे ही करता हूँ, ये तरीका है कि डायरेक्ट ऐसे नहीं, कई बार सामने जो चीज दिख रही है एकदम क्लिक हो रहा है, उसको भी ऐसा कर लेना चाहिए, उससे फायदा मिलता है, आप गलतियां कम करोगे। क्योंकि आपने जो चीजें पढ़ी है, आपका माइंड तुरंत आपको एक्टिव करता है और उसके लिए तैयार करता है, तो ऐसा करना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट ऑप्शन में भी जाना चाहिए। तो ये हमने निकाल दिया। अब हमारे पास 2 बचे हैं ऑप्शन, तो एक बिल्कुल सही हो गया। देखो ये ऑप्शन सही करवा रहा है, इससे फायदा मिलता है इसे, कि हमें ये पता ही नहीं था, लेकिन ऑप्शन ने कहा नहीं एक सही है तो एक सही है। आगे फिर ऑप्शन, अब हमें क्या करना है, 2 या 3 निकालना है, आंसर हो जाएगा। अब 3 हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वित्त आयोग आप जानते हो ये भी क्या करता है, सजेशन का काम करता है। वित्त आयोग ये काम थोड़ी ना करता है कि अलग अलग नियामक का काम करेगा। वित्त आयोग और नीति आयोग दोनों क्या करते हैं, सजेशन का काम करते हैं। तो 3 भी निकल जाएगा। तो आंसर देखो, अब 1 और 2 बचा। अब इनके बारे में मुझे तो नहीं पता था कि ये ऐसा काम करती है क्या, कभी पढ़ा भी नहीं इनके बारे में, ठीक है। लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक और अच्छा आपने यहाँ पे प्रयोग किया ऑप्शन का, उसके हिसाब से आपने निकाल दिया 69 में ए आंसर। ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं आपको, देखते ही छोड़ना नहीं है, आंसर छुपा उसके अंदर। 69 में आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। 69 में ये देखो, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखना, 71 अटेम्प्ट लो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है यहाँ पे आप देखना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें कि इससे संबंधित कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर 80 से अधिक राष्ट्र हैं। तो एक बार देखते हैं है कि नहीं, 80 राष्ट्र है कि नहीं, हो सकता है, उसके हिसाब से चलते हैं। भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है। तो थोड़ा बहुत आप ऐसा नॉलेज रखते हो कि जैसे एशियन ये इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, इसके अंदर चीन भी है, भारत भी है। तो जीडीपी के मामले में या इकोनॉमी के मामले में चीन हमसे आगे है, तो कहीं ना कहीं शेयरधारक के मामले में क्या होगा, चीन हमसे आगे ही होगा। ये कॉमन सेंस लगता है इसे, ठीक है। फिर लेकिन आगे ऑप्शन में जाते हैं एक बार। AI इसमें कि एशिया से बाहर कोई सदस्य नहीं है। ये कह रहा है इसके अंदर एशिया से बाहर कोई सदस्य है ही नहीं। तो ये ऑप्शन दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि यदि आपने एक चीज नोटिस की होगी, यदि हम एशिया से बाहर इसको शामिल करते हैं कि इसमें कितने 80 सदस्य हैं, तो एशिया के अंदर सदस्य कितने, लगभग 48 या 50 होंगे। तो ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते कि एशिया के अंदर देश कितने 48 हैं, तो या तो ये सही होगा यही सही होगा। जहां पे ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं ना, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते। ये बात समझ गए ना आप, कि एशिया के अंदर कितने राष्ट्र है। यार आपको ये देखना है कि एशिया महाद्वीप में कितने राष्ट्र होंगे, 48 या 50, 48 होंगे शायद, जहां तक मुझे नॉलेज है 48 है। और ये कह रहा है कि एशिया से इसमें बाहर कोई सदस्य हो ही नहीं सकता, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन करें कैसे। तो एक ऑप्शन हमने पहले देखा था कि इसमें अपना कॉमन सेंस काम कर रहा था, 2 बिल्कुल सही है, 2 बिल्कुल सही है। देखो 2, अच्छा 1 मिनट रुको, 2 बिल्कुल सही, क्या 2 तो हमने पहले निकाल दिया था, चाइना की चीन किया था ना हमने, 2 भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो बचा अपना ऑप्शन 1। तो इसके सदस्य 80 से अधिक राष्ट्र हैं, अपने आप निकल के आ गए। तो 2 भी निकाल सकते थे हम पहले कि चीन इसमें बड़ा है तो भारत तो नहीं हो सकता, तो 2 तो हम निकाल सकते थे। और 1 और 3 एक साथ नहीं आ सकते, ये आपके सामने हिंट था कि 1 और 3 एक साथ सही सही नहीं हो सकते। ये लॉजिक था इसमें, आपने समझा होगा, ये लॉजिक से ही हो सकता था। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था। देखो बहुत आसान है, इसमें क्या कह रहा है कि इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट किसके बीच में हो रहा है, इंडियन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में हो रहा है। तो ऑप्शन से जाते हैं कि ये भारत सरकार का, अब जब बैंक का मामला है तो देखो यार, ये सरकार वरकार कट जाएगी, क्यों कट जाएगी, कि बात कर रहा है वो बैंकों के आपसी मामले की, तो कट जाएगी। यहाँ पे भी केंद्र राज्य सरकार का मामला है तो ये भी कट जाएगा, पढ़ना ही नहीं है। मैं तो ऐसे करता हूँ कि यार जब बात इनकी चल रही है आपसी क्रेडिट की बात चल रही है, तो सरकार बीच में कहाँ से आ गई है ना। तो दोनों को स्टेटमेंट निकाल दिया। अब मेरे पास 50-50 है, तो इनमें जो अच्छा लगेगा, इसको इसके अनुसार लगेगा, वही आंसर हम चूज करेंगे। जैसे पहला वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ₹50 करोड़ या अधिक के ऋणों के आवेदनों के मामले में स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करना है। आगे कह रहा है 50 करोड़ या अधिक की दबाव युक्त परिसंपत्तियों का जो सहसंग उधारी के अंतर्गत है, अधिक तेजी से समाधान करना है। ये भी कह रहा है कि एक रिजोल्यूशन करना है, कोई ना कोई इसका समाधान करके निकालना है हमें, ठीक है।
जो भी उधारी वगैरह है उनका समाधान करना है उनका। तो ये जब समझौता है, यहाँ पे कह रहा है ना समझौता एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट का क्या उद्देश्य होता है? आप 2 लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हो रहा होगा, कुछ समस्या का समाधान या कोई अच्छाई के लिए हो रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट में से ये बात कौन कह रहा है? ये तो कह रहा है रेगुलेटर की बात कर रहा है, ये समाधान की बात कर रहा है, तो आप कौन-सा इसमें ऑप्शन चुनना पसंद करोगे? डी चुनोगे, सीधी-सी बात है। ऐसा तरीका होना चाहिए आपके पास, तो बेहतर में आंसर क्या होगा? बेहतर में डी ही आंसर होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन ऐसे ही मतलब थोड़ा-सा तिकड़मबाजी में किया गया है, थोड़ा-सा ऐसे ट्रिक लगा के किया कि अटेम्प्ट लेना था कि क्वेश्चन अभ्यास करते हैं कि हो सकता है क्या? तो हो गया था, तो आपको मैं बताता हूँ कैसे हुआ। तो क्वेश्चन को आप पढ़ना आराम से कि ये कह रहा है कि पेट्रोलियम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय, ठीक है? आगे कह रहा है ये जो है पीएनजीआरबी का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगिता बाजारों को सुनिश्चित करना है और पीएनजीआरबी के निर्णय के विरुद्ध अपील विद्युत अपील प्राधिकरण के समक्ष की जा सकती है। तो ये तो हमें आइडिया नहीं लग रहा है इन 2 स्टेटमेंट में, लेकिन एक वाले से आइडिया लग रहा है। ये कह रहा है भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय, ये प्रथम रेगुलेटरी बोर्ड की बात कर रहा है। तो थोड़ा बहुत आपने ये देखा होगा, सेबी वगैरह का भी देखा होगा कि सेबी कब स्थापित हुई थी, या चलो इनमें जाते नहीं, हम डाटा में जाते नहीं कि कौन सा कब स्थापित हुआ। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की कि ऐसे क्वेश्चन में क्या यूपीएससी चाहता है कि हमें सब कुछ पता हो। एक व्यक्ति से आप उम्मीद कर सकते हो कि एक व्यक्ति को ये भी पता हो कि कब-कब कौन-सा नियामक बना था, किस सन में बना था, कोई आइडिया नहीं लगेगा। तो मैं कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेता हूँ, जिसमें थोड़ा-सा ऐसा लॉजिकल गेस लगता है कि यार यूपीएससी ये तो उम्मीद नहीं कर रहा होगा कि हम सब कुछ रट्टा मार के बैठे होंगे। तो मैंने इसको एलिमिनेट किया ऐसे ही, ठीक है? एलिमिनेट किया तो जो आंसर है, जहाँ-जहाँ मैंने ए को एलिमिनेट किया था, मेरा आंसर निकल के आया था, ठीक है? बी निकल के आया है यहाँ पे। तो इसमें आपको ज़िम्मेदारी देता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ कि ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होगा। मैंने तो ऐसे अटेम्प्ट किया था कि इसमें कोई मुझे नॉलेज नहीं था। मैंने इसके बेस पर किया थोड़ा सोच के कि यार इतना तो कौन उम्मीद करता होगा कि आप सब कुछ पता हो आपको कौन-सा नियामक कब बना, ठीक है? इतनी तो उम्मीद नहीं की जाती है। तो उस हिसाब से मैंने इसको अटेम्प्ट लिया था। ये वैसे पूरा-पूरा गेसिंग वाला ही मामला बनता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम सॉल्व होंगे। इसको आप कोई वो मत मान लेना, तरीका मत मान लेना कि ऐसा ही सब कुछ होता है। ठीक है, कभी-कभी ऐसे कॉमन सेंस से किया जाता है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। बहुत-बहुत धन्यवाद।